हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2। ये है क्लास 10 का एक और चैप्टर, ठीक है, जो कि आता है साइंस 1 में यानी कि फिजिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो लाइक कर दो सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको सारी नोटिफिकेशंस चाहिए, आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। ओके, सो देखिए आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन का एजेंडा है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स रिलेटेड टू द चैप्टर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम उसके बाद सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ना बोल के फॉर्मूला बोलूँ तो बेटर रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना किसको पसंद है भाई, मुझे बताओ लाइव चैट में। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिसाइड दैट अ गिवन मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एन इंसुलेटर। तो क्या वो एक इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है या क्या वो एक इंसुलेटर है, हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो मैंने आपको पहले डेफिनेशन समझाई थी कल के सेशन में, अगर आपको याद है तो आज वापस देख लेते हैं। नाउ कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स और सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। पिछला सेशन ना देखा हो तो कृपया करके पहले वो देखिए, नहीं तो हो सकता है ये सेशन आपको ना समझना है। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है, उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इजीली इनसाइड देम फ्रॉम एटम टू एटम। तो वो क्या करते हैं, एक एटम से दूसरे एटम इलेक्ट्रॉन्स को आराम से फ्लो होने देते हैं क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। करेक्ट। Now, conductors have free electrons on its surface which allow current to pass through easily. तो कंडक्टर्स के जो एटम्स है तो उन एटम्स में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको पता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आराम से उसमें से निकल सकते हैं। और इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से एक से दूसरी जगह उसके ट्रांसफर होने की वजह से ही करंट फ्लो होता है, ये आपको पता है। So conductors have free electrons on its surface which allow current to pass through easily. This is the reason why conductors are able to conduct electricity. Conduct करना मतलब transport करना है, सिंपल बात। Metals, humans, earth and animals are all conductors. This is the reason we get electric shocks. तो even humans, इवन इंसान भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट, इंसुलेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। सो इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस विच रेजिस्ट और डोंट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम। इन जनरल दे आर सॉलिड इन नेचर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है और इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो पाता है, वो करंट फ्लो नहीं हो पाता। करंट इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटक रहा रहता है, बेचारा फ्लो नहीं हो पाता है अच्छे से। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। और ज्यादातर इंसुलेटर सॉलिड होते हैं। ठीक है, जैसे वुड ले लो, प्लास्टिक ले लो, ये सब इंसुलेटर ही तो है, रबर ले लो। द प्रॉपर्टी विच मेक्स इंसुलेटर्स डिफरेंट फ्रॉम कंडक्टर्स इज इट्स रेजिस्टिविटी। तो भाई वही चीज है कि रेजिस्टिविटी वहां पे ज्यादा है इंसुलेटर के अंदर, इसी की वजह से बेचारे वो क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो ही नहीं हो पाते। ठीक है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में मैंने डिफरेंस बताया था। देखो, रेजिस्टिविटी मतलब वो मटेरियल, अरे कॉपर वायर कितनी भी लंबी हो, कितनी भी जाड़ी हो, कैसी भी हो, वो कॉपर है, वो अच्छा कंडक्टर होगा क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है। अगर आप वुड ले लो, वुड कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी लंबा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब वो हमेशा जितना भी उसका जो भी डायमेंशंस हो उसके अंदर रेजिस्टिविटी ज़्यादा ही है। जबकि रेजिस्टेंस क्या हो सकती है, एक्चुअली दोनों का मतलब सेम ही है। हाँ, दोनों का मतलब वही है, करंट फ्लो होने देना, बस रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो उस मटेरियल की एक पक्की रेजिस्टिविटी होती है जो कभी भी चेंज नहीं हो पाती। और ये रेजिस्टिविटी अलग इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में हमें रेजिस्टिविटी की जरूरत पड़ती है। अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑल्सो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पे असर पड़ता है, तो इसीलिए हमें वहां पे रेजिस्टिविटी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने रेजिस्टिविटी को अलग से रखा है। हालांकि दोनों का मतलब सेम ही होता है। Now, wood, cloth, glass, mica and quartz are some good examples of insulator. अरे भाई, कपड़े को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, नहीं लगता है। ठीक है, कांच को लगता है, नहीं लगता है।
ठीक है, माइका मतलब आपका जो सनमाइका लगा हुआ रहता है कपाट वगैरह पे, उसको नहीं लगता करंट। ये सब इंसुलेटर होते हैं। फर्दर मोर इंसुलेटर्स डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ भाई, वही चीज है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा भाई? उसके अंदर से तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, आयन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें पता है कि जो लोहा होता है, लोहे में से करंट दौड़ सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से कंडक्ट हो सकती है। बट व्हेन वी पिक अप अ पीस ऑफ आयन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, व्हाई डोंट वी गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक? तो भाई नीचे एक इलेक्ट्रिक आयन का एक टुकड़ा पड़ा पड़ा हुआ है, एक लोहे का रॉड पड़ा हुआ है, हो सकता है, या आपकी साइकिल भी तो लोहे की होती है मैक्सिमम। तो उसे हाथ लगाने के बाद हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं मिलता है भाई साहब? तो उसका कारण ये है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होना चाहिए। अरे भाई, कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज का लेवल ही नहीं होगा, मतलब लेवल ही नहीं है, जीरो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा भाई? नहीं आ सकता। समझ में आया? इफ देर इज नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और अ लिटिल, अगर थोड़ा सा ही है, सो यू वोंट इवन फील द इफेक्ट्स। यहाँ पे इफेक्ट्स नहीं, इफेक्ट्स होना चाहिए, इफेक्ट्स ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी। सिंपल सी बात। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन लेते हैं लेसन का। वी हैव लर्नड इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, याद है आपको? याद है क्या? नहीं याद है तो या तो पिछले साल की टेक्स्ट बुक देखो, नहीं तो इंटरनेट देखो। देखो भाई, मैं हर एक चीज को तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है, बहुत लंबे नहीं करने हैं ना हमें वीडियोस। So we have learnt in the earlier standards about static electricity. We have performed various experiments regarding negatively and positively charged objects. The reason behind the object becoming positively and negatively charged is the transfer of negatively charged particles from one object to another. तो भाई किसी ऑब्जेक्ट पर लिखा हुआ है कि हाँ भाई मैं हूँ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, मैं हूँ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं लिखा। उसके पीछे का कारण क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज क्यों कहलाता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, अपने से इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो उसे हम नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये आपको पता होगा। राइट, हमें पता है कि किसी भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोई भी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ही फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको पता है, मैंने पिछले सेशन में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट, सो इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी ऑल्सो स्टडीज अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। नाउ in this chapter, we will study about an electric current flowing through a conducting wire, and electric current flowing through a resistor, and electromagnetic induction, electric motor, and electric जनरेटर। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो एक कंडक्टिंग वायर, एक सादी सी वायर है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। फिर दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टर। रेजिस्टर मतलब पता है ना भाई, जिस इलेक्ट्रिक सर्किट का एक ऐसा कंपोनेंट जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसे हम रेजिस्टर कहते हैं। एग्जांपल ले लीजिए आपका चार्जर, ठीक है, यह मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है पढ़ेंगे। टेंशन मत लो इतने बड़े बड़े शब्द देखकर, बड़े आसान कॉन्सेप्ट है ये, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। ठीक है, नाउ what do you observe in the following pictures? Which effects of electric current do you find? अच्छा, मुझे दो तीन चीजें पहले एक्सप्लेन करनी है, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो हमें देखिए यहाँ पे पहली पिक्चर अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको दिख रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, और यहाँ पे ऐसे स्विच जुड़े हुए हैं। राइट, ऐसे वायर जुड़ी हुई है, वायर से स्विच जुड़े हुए हैं। करेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दो तीन चीजें समझनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीजों में से पहली चीज तो ये है कि हमारे घर पे अगर आपने एक स्विच बोर्ड देखा होगा, एक टिपिकल स्विच बोर्ड, तो उसके अंदर ऐसे 3 होल्स होते हैं। राइट, 3 होल्स होते हैं। तो ये जो नीचे वाला एक होल होता है वो होता है लाइव, दूसरा होता है न्यूट्रल, और तीसरा होता है अर्थ। अर्थ, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए जो सबसे ऊपर वाला होल है जो कि अर्थिंग, अर्थ वायर कह सकते हैं। देखिए तीनों होल्स में क्या है, अंदर से वायर से तो कनेक्टेड है, तो मैं अगर अर्थ वायर कहूँ तो कोई गलत चीज नहीं है। तो जो अर्थिंग या फिर अर्थ वायर वाला जो होल होता है ना, इसके अंदर से क्या होता है, इसके अंदर से वायर निकलती है, और वो वायर निकल के आप वो कहाँ पे जाती है, सारी वायर्स एक साथ आके आपके घर के नीचे जाती है। ठीक है, आपके घर के नीचे वो सब वायर्स कनेक्टेड रहती है। क्योंकि क्या होता है पता है क्या,
अगर कोई बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर हो सकता है कि वो जो अप्लायंस है, अप्लायंस में कुछ तो गड़बड़ी हो गई है, तो ये अर्थ वायर की वजह से क्या होता है, उसमें आग नहीं लगती है, नहीं तो स्विच में आग लग जाती है। तभी आपने देखा होगा कि आपका जो मोबाइल चार्जर वगैरह रहता है उसमें सिर्फ ऐसे दो ही होल्स के लिए जगह रहती है। लेकिन जो बड़े बड़े, फॉर एग्जाम्पल आपका हो सकता है टीवी वाला जो स्विच होता है, या फिर अगर आपके घर में फ्रिज है, तो फिर तो आपने जरूर देखा होगा कि वो फ्रिज का स्विच है, आयरन है, इस्त्री है, उसका स्विच देख लीजिए आप, और इसका भी इवन एसी का स्विच देख लीजिए। इन सब में ये तीसरा वाला भी होल रहता है। ठीक है, वो क्यों रहता है? क्योंकि ये बड़े बड़े अप्लायंस है, इसमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, आपका पूरा घर राख कर डालेंगे। तो इसीलिए ये अर्थिंग लगी हुई रहती है टू अवॉइड सच थिंग्स। और नीचे की जो दो वायर्स होती है, एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल। अच्छा, लाइव वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा रहता है, न्यूट्रल वायर में से करंट फ्लो नहीं होता है, वो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई रहती है। अब आप बोलोगे कि भाई इसके अंदर से करंट ही फ्लो नहीं होता तो इस वायर का फायदा क्या, फिर लगाते क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि जब तक आपका इलेक्ट्रिक सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आएगी कैसे? है कि नहीं? इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे चलता है भाई? है कि नहीं? ऐसे ही तो चलता है ना कि आपकी दो वायर है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, आपके स्विच में एंटर कर रही है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका ऐसे स्विच लगा हुआ है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसकी वायर्स में, उस वायर से वापस इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वापस इस न्यूट्रल में से जाएगी। समझ में आई बात आपको? न्यूट्रल वायर क्यों होती है, समझ में आ गया? सो इसी तरीके से आपके घर का इलेक्ट्रिक सर्किट भी होता है। आपके घर में यही चीज है ना कि ये वायर है, ठीक है, यहाँ से ऐसे दो वायर्स निकल रही है, क्योंकि ये टेबल लैंप है तो इसको नहीं होगा। लेकिन टीवी है, टीवी को हो सकता है तीन वायर्स हो। एक होती है अर्थिंग जो कि अर्थ में जाएगी, नीचे जमीन में जाएगी। बाकी एक है लाइव जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, दूसरी है न्यूट्रल जिसमें से करंट नहीं फ्लो हो रहा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी और ऐसी। और आपका पूरा घर का जो है एक ही इलेक्ट्रिक सर्किट बना देते हैं वो, मतलब ये सारी वायर्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं आगे जाके। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको? ये आपको मेन चीज मुझे आपको समझानी थी। अब विच इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू यू फाइंड? फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला इमेज देख लीजिए, इसके अंदर आपको दिख रही है घंटी। तो आपने घंटी के बारे में पिछले साल पढ़ा हुआ है अबाउट इलेक्ट्रिक बेल, कि उसके अंदर मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं करते, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो जो आपका ये वाला जो पार्ट रहता है, ये वाला हिस्सा, इसके अंदर क्या रहता है, ये जो मेटल है, मेटल में से जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तब वो मेटल एज अ मैग्नेट काम करता है। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला एग्जाम्पल, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये है फायर। फायर मतलब हीट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है, कि आपने इलेक्ट्रिसिटी दी और उसमें से तो हीट निकली। इवन आपका जो लैंप होता है, आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया है, अगर आप एक लाइट है बहुत देर से जल रही है, उसको आपने टच करने की कोशिश की तो चटका लग सकता है हाथ को। राइट, कोई भी मशीन हो एक्चुअली, सिर्फ लाइट ही नहीं, तो उसमें आपको हाथ को गर्म लग रहा होगा, क्योंकि उसमें से हीट निकलती है। ठीक है, सो दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड और इसको बाद में तसल्ली से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको बाकी सारे भी एनर्जी का चेंज कैसे होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में चेंज हो रहा है, ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक ट्रांसफर कैसे होता है, इसके लिए आपको एक क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो उसे देख लेते हैं। इसमें मटेरियल्स दिया, कनेक्टिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक सेल्स, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, एम मीटर, प्लग की। ठीक है, तो पहले आपको एक कनेक्टिंग वायर लेने। कनेक्टिंग वायर मतलब सादी अपनी कॉपर वायर हो, मेटल मेटल की कोई भी वायर हो। ठीक है, सादी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एक कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ये दोनों में से एक होती है। फिर इलेक्ट्रिकल सेल्स, मतलब आपको पता है सादे सेल लेने, नहीं तो बैटरी भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टर आपको लेना है यहाँ पे। वोल्ट मीटर लेना है, एम मीटर लेना है, इससे हम क्या मेजर करते हैं, वोल्ट्स। राइट, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। और एम मीटर से हम एम्पियर्स मतलब करंट को मेजर करते हैं। करेक्ट, एंड दिस इज द प्लग की। प्लग की का मैंने मतलब समझाया था, जब प्लग की क्लोज होती है तब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है और उसकी वजह से करंट फ्लो होता है, और जब प्लग की को खोल देंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट बीच में से टूट गया और उसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट नहीं मिलता। नाउ प्रोसीजर क्या है, कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द अकम्पनिंग फिगर 4.2 आफ्टर टेकिंग द कंपोनेंट्स विथ प्रॉपर वैल्यूज। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट।
अभी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन जब आप लैब में जाएंगे स्कूल में, तब आप इसे करके देखिएगा। ठीक है, इसमें से काफ़ी इंटरेस्टिंग एक रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमीटर लगा है। दिस इज आर क्या कहते हैं, रेजिस्टर। दिस इज वोल्ट मीटर। ठीक है, और क्या है भाई, यहाँ पे है आपका प्लग की, यहाँ पे है बैटरी, या फिर एक सेल लगाया तो भी चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब देखिए, मेजर द करंट। अब देखिए करंट क्या होता है एम्पियर्स में, तो इसलिए एमीटर से करंट मेजर करो। ऑल्सो मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ए एंड बी ऑफ द रेजिस्टेंस, तो वोल्ट मीटर से आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करो। अब देखिए करंट को हम यहाँ पे आई मान रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कह रहे हैं वी ए बी। ए बी छोटा लिखा है, हाँ, तो ये वी ए बी इसलिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, जब हम ऐसा करेंगे तो हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगा, द पोटेंशियल एट ए इज हायर देन द पोटेंशियल एट बी as the point A is connected to the positive electrode of the cell and point B to the negative electrode of the cell। तो आपको पता है कि हायर पोटेंशियल को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और जो लोअर पोटेंशियल होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं सेल का। इलेक्ट्रोड मतलब टर्मिनल कह सकते हैं, मतलब उस सेल का एक एक हिस्सा, या फिर आप कह सकते हैं एक पार्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है कि हमने पढ़ा हुआ है। कन्वेंशनली हम ऐसा लेते हैं ना, कन्वेंशनली मतलब ट्रेडिशनली, पहले हमारे साइंटिस्ट लोगों को ऐसे लगता था, तो इसलिए हम सर्किट में ऐसा ही दिखाते हैं कि जो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे लोअर पोटेंशियल। करेक्ट, ऐसा दिखाते हैं, और इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे। करेक्ट, डिड यू अंडरस्टैंड? अब और आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ अ चार्ज q flows from a to b, work abq has been done on q while going from a to b। अच्छा, आपने अगर 9th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक अभी तक खोल के नहीं देखी, जो मैंने कल आपको बताया था, प्लीज देख लीजिए, आपको इसमें से बहुत कुछ चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्क का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी वो सब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा यार, आप सिर्फ इतना समझ लो कि वर्क होगा पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, और यहाँ पे ये चार्ज कहाँ पे ए टू बी फ्लो कर रहा है, तो इजी है कि चार्ज कहाँ से फ्लो कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है। एंड तीसरी चीज ये है कि वर्क कितना है, वर्क है वी ए बी क्यू, या फिर मैं अभी वी क्यू ही बोल देता हूँ इतना ज्यादा बड़ा करने की जगह। ठीक है, अब देखिए डिटेल स्टडी करनी है हमें। ठीक है, डिटेल स्टडी करनी है। नाउ फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू डू दिस वर्क? अरे भाई एनर्जी कहाँ से आई ये काम करने के लिए? तो सिंपल सी बात है, सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सेल। बिना सेल के यहाँ पे एनर्जी आती क्या ये सब काम करने के लिए? मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट बहाने के लिए तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिली? सेल से ही तो मिली। सो द सेल गिव्स दिस एनर्जी थ्रू द चार्ज क्यू। अब यहाँ पे एनर्जी का मतलब है चार्ज क्यू, चार्ज जो चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज होता है, चार्ज का क्या मतलब है? चार्ज का मतलब है कि कितना उसको एनर्जी दी जा रही है। ठीक है, टू द रेजिस्टेंस वेयर वर्क वी ए बी क्यू इज परफॉर्म्ड। यहाँ पे वर्क है वी ए बी क्यू, ये आपको पता है। इफ द चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी, अच्छा वो चार्ज को फ्लो करने के लिए टाइम टी लग रहा है, ऐसा सोच लो। दैट इज द वर्क इज परफॉर्म्ड इन टाइम टी। वही चीज है ना कि चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म हो रहा है। हमने सुना है कि वर्क इज डिफाइंड एज, क्या होता है? बताओ 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 लाइव चैट में। अरे मुझे थोड़ी सी इंटरैक्टिव क्लास चाहिए, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। वर्क का डेफिनेशन क्या होता है मुझे कौन बताएगा? मैं देखता हूँ, चलो बताओ फटाफट, लाइव चैट में थोड़ा सा टाइपिंग करो। ठीक है, now then during that time the energy VABQ is given to the resistor। तो एनर्जी होगी VABQ। अब what happens to this energy? अब ये एनर्जी आप दे रहे हैं, तो इस एनर्जी का होगा क्या? now this energy is received by the resistor and is converted into heat energy। the temperature of the resistor is increased। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जब एक रेजिस्टर है, ठीक है, ये रेजिस्टर है, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद क्या होगा? यहाँ पे फ्लो कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ वाली साइड पर इसका फ्लो कम हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन फिर गई किधर वो इलेक्ट्रिसिटी? तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं जाती नहीं है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से
हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब आपका जो चार्जर होता है उसमें कोई जादू है वो इलेक्ट्रिसिटी खा लेता है? नहीं ना, उसके अंदर ऐसा रेजिस्टर लगा हुआ रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आएगी और यहाँ पे आपका चार्जर गर्म होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और बाकी की इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके मोबाइल को जाएगी। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ इन द सर्किट द रेजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अ मोटर। अच्छा, रेजिस्टर की जगह आप एक मोटर लगाओगे, तो इन विच फॉर्म विल द एनर्जी बाय गिवन बाय द सेल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। तो अभी हमने देखा कि रेजिस्टर की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी बन रही है। अब तुमने रेजिस्टर की जगह मोटर लगा दी, तो फिर क्या होगा? सिंपल सी बात है कि द एनर्जी फ्रॉम सेल विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय द सेल। भाई मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि कोई ऐसा काम करा रहे हैं हम जिसके अंदर पावर लगती है, तो उसे हम मैकेनिकल एनर्जी इस काम के लिए लगेगी, राइट? जैसे आप जो काम करते हो उसके लिए भी मैकेनिकल एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो या फिर अगर आप कह सकते हैं एग्जाम्पल गाड़ी का, तो गाड़ी में क्या है? गाड़ी का इंजन कैसे चलता है? इंजन चलता है मोटर से ही, और मोटर को मैकेनिकल एनर्जी मिलती है तभी वो इंजन चलता है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। खैर मैं इतने डिटेल में नहीं जाता हूँ अभी, क्योंकि आप 10th में हैं, आपको पहले का पता ही होगा। नाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सेल विल बी यूज्ड बाय द मोटर टू टर्न द शाफ्ट, एंड टर्निंग ऑफ द शाफ्ट इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको पता है मोटर कैसी होती है? यार ये क्या आ गया? तो मोटर कैसी होती है? मोटर होती है ऐसी, राइट? यहाँ से उसका एक शाफ्ट रहता है निकला हुआ, और क्या होता है, ये अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, ये शाफ्ट ऐसे घूमेगा, ये टर्न करेगा, ठीक है, गोल गोल घूमेगा। दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में हमें पढ़ना है कि ये हीट कितनी प्रोड्यूस हुई इसके अंदर। हीट एनर्जी प्रोड्यूस तो हुई जब हमने रेजिस्टर लगाया, लेकिन कितनी हीट? तो वो हमें पता चलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहाँ से आया भाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से पढ़ो। अब देखिए, जो P है यहाँ पे पावर, पावर कौन सी है भाई? इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं हम, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। अब एनर्जी को हमने माना था VAB/Q, ठीक है, VAB/Q माना था हमने एनर्जी को, और टाइम को हमने T माना था। ये कैसे माना था ना, इसमें माताफोड़ी मत करो, आपका क्या कहते हैं, इट इज नॉट यूजफुल फॉर यू फॉर नाउ, ठीक है। जब आप बड़े होगे तब आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ो, अभी मत पढ़ो इतना। तो देखिए, एनर्जी क्या होगी? VAB/Q, और टाइम कितना होगा? T होगा। अब देखिए, अब देखिए, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ स्लाइड पे। मैंने जानबूझ के आप ब्लैंक स्लाइड रखी है क्योंकि आपको शायद टेक्स्ट बुक में दिया होगा, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे P हमें दिया हुआ है VAB/Q अपॉन T, ठीक है, टाइम T। अच्छा, अब इसको अलग करके, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू VAB मल्टीप्लाइड बाई Q अपॉन T। भाई Q नहीं लिख सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, Q अपॉन T क्या है भाई? मतलब चार्ज अपॉन टाइम। ये क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम तो करंट होता है। हमने कल ही करंट का फॉर्मूला पढ़ा था जो कि था चार्ज अपॉन टाइम। तो इसीलिए ये चार्ज अपॉन टाइम की जगह आप आई पुट कर दो, आई मतलब करंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यू कैन पुट यहाँ पे VAB मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है। तो P का हमें फॉर्मूला मिला है VABI। समझ में आ गई बात? अब ये क्यों निकाला उसको हम आगे देखेंगे। नाउ द सोर्स ऑफ एनर्जी द सेल गिव्स इन टाइम T, द एनर्जी P मल्टीप्लाइड बाय T टू द रेजिस्टर। तो अभी हमें क्या पता चला कि एनर्जी कितनी लगेगी? P क्या है? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब ये कहाँ कहाँ से आए, आपको इतना समझने की जरूरत। अच्छा, ये तो पावर, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, ये अलग चीज़ है, ये आपको समझ लेनी है कि यहाँ पे एनर्जी है, आपने टाइम को उस साइड शिफ्ट किया तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा ना, तो P मल्टीप्लाइड बाई T हो गई एनर्जी, ठीक है, सॉरी। और उसके बाद क्या है? इफ I इज द करंट फ्लोइंग कंटिन्यूसली थ्रू द सर्किट, द हीट प्रोड्यूसिंग द रेजिस्टर इन टाइम T विल बी। अब हीट की बात कर रहे हैं हम, तो हीट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाइड बाई T। क्या होगा? P मल्टीप्लाइड बाई T। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हीट क्या है? हीट एक टाइप की एनर्जी ही है, तो और एनर्जी का हमें फॉर्मूला मिला था P इंटू टी, तो इसलिए हीट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई T। भाई P का क्या निकला था? P का फॉर्मूला निकला था VAB इंटू आई, और T हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, इसे इक्वेशन 2 मान लिया, सिंपल सी बात है। अब ओम्स लॉ हमारा था
ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, करेक्ट। यहाँ पे वी ए भी है इस केस में, मतलब वही सेम ही चीज है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, तो हम क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे हम कर सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर था ना, तो इस V की जगह आई आर पुट कर दो, ठीक है। आई मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय टी, तो आई मल्टीप्लाइड बाय आई हो जाएगा आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। ये हो जाएगा, नहीं इन्होंने कुछ और ही निकाला है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ये आई स्क्वायर आर टी होगा, हाँ ये तो हमने अभी अभी निकाला, राइट। और उन्होंने दूसरी चीज क्या निकाली है, उन्होंने दूसरी चीज और एक निकाली, हाँ उन्होंने क्या किया है, आई मल्टीप्लाइड बाय, देखिए हीट इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या मिला था, मैं एक और बार उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, सॉरी फॉर्मूला लिख देता हूँ। हीट इज इक्वल टू हमें मिला था वी इंटू आई इंटू आर, करेक्ट। सॉरी वी इंटू आई इंटू टी मिला था ना, रुको जरा इस ब्लैंक स्लाइड पे हम करते हैं, ठीक है। हमें क्या मिला था, हमें मिला था वी क्या है, एच इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई टी, ठीक है, एच इज इक्वल टू, और हमें मिला है v इज इक्वल टू आई आर। तो पहला फॉर्मूला तो हमें मिल जाता है h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, करेक्ट। इसको यहाँ पे पुट किया हमने v के प्लेस पर, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन। अब उन्होंने दूसरे कंडीशन में क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने v का, v की जगह पे पुट करने की जगह उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r कर दिया है, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या किया देखो, वी स्क्वायर ए बी मल्टीप्लाइड बाय टी अपॉन आर, ये कैसे आया है, क्योंकि उन्होंने मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन आर कर दिया था इसको, ठीक है। हमें क्या मिला था, एच इज इक्वल टू वी आई और टी, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन आर करो, इसका आंसर तो सेम ही आता है। अच्छा आई आर मिल गया, तो उसकी जगह वी पुट करो, तो वी मल्टीप्लाइड बाय वी हो जाएगा वी स्क्वायर, और टी हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा आर बचा हुआ, कि ठीक है। आपको समझ में आया क्या, मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ यार, मुझे खुद को भी कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि क्या है पता है क्या, ये आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको सब सही से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या मिला था, h इज इक्वल टू वी इंटू आई, नहीं वी इंटू आई इंटू टी, ऐसा मिला था ना। एक काम करो, इसको मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन आर कर दो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आर मल्टीप्लाइड बाय आर करो, आर अपॉन आर मतलब क्या होता है, वन ही होता है, आर वन जा कर सकते हैं, तो उसकी जगह हमने क्या किया यहाँ पे, v इज इक्वल, सॉरी v इंटू टी इंटू आर अपॉन आर, और यहाँ पे आई है, करेक्ट। अब सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो आई मल्टीप्लाइड बाय आर को कंसिडर करो, तो उसकी जगह आ जाएगा v, ठीक है। v इंटू वी हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टी है यहाँ पे, और अपॉन में r है, ये हो गया वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी अपॉन आर, दैट इज वी ए बी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर, ठीक है। और दूसरा वाला तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो आई स्क्वायर इंटू आर टी मिला है, या फिर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी मिला है, इसे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमने ये भी क्यों निकाला था ना, अब हम और आगे देखते हैं। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की बात कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या होगा, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट होता है एसआई यूनिट, और करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। तो वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर मिल जाएगा। अच्छा 1 वोल्ट हमने कल पढ़ा था 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब होता है, ठीक है। और 1 एम्पियर हमने कल पढ़ा था 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड होता है, ये सब मैंने कल बताया हुआ है, राइट। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब इसको इससे कैंसल आउट कर देते हैं, तो हमें मिल गया 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, सो ये हो गया 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। और पावर का एसआई यूनिट होता है वॉट, कुछ लोग वैट बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ये W जो है कैपिटल W, इसे हम कहते हैं वॉट। So 1 watt is equal to 1 joule upon 1 second. So unit of electrical power is 1 watt. Did you understand? Is it clear? इसे लंबी चलेगी, चलिए। So how can we write, यार ये क्या हुआ, okay. How can we write mechanical power in a manner similar to the electrical power? तो जैसे हम electrical power को लिखते हैं watt में, तो वैसे हम मैकेनिकल पावर को कैसे लिख सकते हैं, मैकेनिकल पावर का यूनिट बताइए। तो मैकेनिकल पावर इज मेजर्ड बाय द रेट एट विच वर्क इज डन
whereas electrical power is measured by the rate at which energy is transmitted. तो हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिकल पावर हमने कैसे निकाली, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. एनर्जी अपॉन टाइम का क्या मतलब हुआ, द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसमिटेड. और मैकेनिकल पावर हम कैसे निकालते हैं, मैकेनिकल पावर हम निकालते हैं वर्क अपॉन टाइम. ठीक है, वर्क अपॉन टाइम. तो देखिए यहाँ पे क्या है, द यूनिट फॉर मेजरिंग पावर इज वॉट्स विच मोस्टली अप्लाइज टू इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है. लेकिन जो मैकेनिकल पावर होता है उसके लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं हॉर्स पावर. क्या इस्तेमाल करते हैं, बोलो, हॉर्स पावर. समझ में आ गई बात. स्पेशली अगर आपने सुना होगा कि एक गाड़ी है, गाड़ी का इतना हॉर्स पावर इंजन है, ठीक है, सो दैट इज ड्यू टू इट हैज मैकेनिकल एनर्जी. नाउ लेट्स सी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसका आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. अब इसकी डेफिनेशन देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है. When a resistor is connected to an electric circuit, heat is produced in it due to the current. जैसा कि मैंने बताया. Now this is known as heating effect of current. तो हमें रेजिस्टर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयन, आपकी जो इस्त्री रहती है, इलेक्ट्रिक हीटर जिसका मतलब होता है, अच्छा हीटर तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक केटल, किटली जिसमें अपन गर्म करते हैं कुछ चीज, और हेयर ड्रायर. ठीक है, ये हम यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज किया हुआ दिखता है. नाउ इक्विपमेंट सच एज वाटर बॉयलर. वाटर बॉयलर मतलब अगर आपके घर पे पानी गर्म करने के लिए, नहाने के लिए अगर हीटर होगा तो उसे हम वाटर बॉयलर कहते हैं. इलेक्ट्रिक कुकर मतलब आजकल तो इलेक्ट्रिक कुकर वगैरह आने लगे हैं राइस बनाने के लिए. स्पेशली अगर आप किसी होटल में गए होंगे तो वहाँ पे आपने शायद इलेक्ट्रिक कुकर देखा होगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, वो तो सिंपल सी बात है, आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है. मेक यूज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अच्छा, आप बोलोगे वाटर बॉयलर का मान लिया, ठीक है, उसमें पानी गर्म होता है. इलेक्ट्रिक कुकर का मान लिया, उसके अंदर फूड कुक होता है. भाई इलेक्ट्रिक बल्ब में कहाँ से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है. तो उसका सिंपल सा चीज है कि अगर आपने, अच्छा आजकल के बल्ब तो फिर भी बहुत ही कम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर आपने पुराने जमाने के बल्ब देखे होंगे ना, जैसे पहले वो येलो कलर का एक बल्ब आता था, देखो कांच का रहता था वो, आजकल प्लास्टिक के आने लगे, लेकिन तब कांच के जो बल्ब आते थे ना, उसके अंदर एक ऐसी वायर रहती थी अंदर से. ठीक है, ऐसा अगर बल्ब है ना, ठीक है, उसके अंदर ऐसी एक वायर रहती थी. ठीक है, ये ऐसी, और ये जो वायर रहती है ना, ये वायर की वजह से वहां पे बहुत सारा हीट भी प्रोड्यूस होता है, इसीलिए कहते हैं. लेकिन आजकल एलईडीज है, एलईडीज में ऐसी कोई वायर नहीं होती. एलईडीज में सिर्फ वो एलईडी की छोटी छोटी ऐसी लाइट्स फिट होती है, इसलिए उसमें से ज्यादा हीट नहीं निकलती. इवन जो उसके पहले जो सीएफएल आती थी उसके अंदर गैस भरी हुई रहती थी, तो उसमें भी इतनी ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस होती थी. नाउ electric conductors have higher resistivity, having higher resistivity are used here. अब यहाँ पे क्या करते हैं पता है क्या, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना फॉर एग्जांपल, उसके अंदर जो ऐसे वायर रहती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो ऐसी वायर लगी हुई रहती है ना, ये ज्यादा रेजिस्टिविटी के रहती है. ठीक है, इसमें ज्यादा ऐसा क्यों रहता है वो भी हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल अ कॉइल मेड अप ऑफ एन एलॉय निक्रोम. देखिए निकेल और क्रोमियम इन दोनों का एलॉय, एलॉय मतलब दोनों मेटल्स को एक साथ करते हैं तो हमारा निक्रोम बनता है. सो दिस इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटर और कुकर एज अ रेजिस्टर, while a tungsten wire is used in an electric bulb. तो जैसा कि आपको पता ही होगा अभी तक कि टंगस्टन वायर इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब में. Because of the current, the wire gets heated to nearly 3400 degree Celsius and emits light. तो क्या होता है पता है क्या, अभी फॉर एग्जांपल आप सन लो, तो सन में से लाइट क्यों निकलती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हीट है. जब बहुत ज्यादा हीट बनती है ना तब उसमें से लाइट निकलती है, तो इसीलिए ये इतना ज्यादा गर्म होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस इतना गर्म होता है, उसकी वजह से उसमें से लाइट निकलती है. ठीक है, द हॉट वायर ऑल्सो रेडिएट्स हीट टू अ सर्टन एक्सटेंट. तो उसमें से हीट भी निकलती है, तो आपको पता है. तो आपको बात समझ में आई ऐसा क्यों होता है. सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक हीटर कुकर के अंदर निक्रोम यूज किया जाता है एज अ रेजिस्टर. रेजिस्टर मतलब आपको पता है कि उसमें से हीट निकालने के लिए, और टंगस्टन वायर इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब में. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम दिया हुआ है. तो जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसमें मैक्सिमम टाइम्स तो वैक्यूम होता है, कोई हवा नहीं होती, या तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है. ठीक है, एंड हियर यू कैन सी द, क्या कहते हैं, ये जो हमारी वायर होती है ये होती है टंगस्टन की, और इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड टाइप की कॉइल. ठीक है, मतलब ये क्या होती है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है.
सोलेनॉइड टाइप की कॉइल ऐसी होती है कि आपने कोई स्प्रिंग देखा होगा ना, सादा स्प्रिंग ऐसे ऐसे रहता है, बस उसे हम कहते हैं सोलेनॉइड टाइप की कॉइल। कॉइल मतलब ऐसे ऐसे घुमावदार, ठीक है। तो सोलेनॉइड टाइप की कॉइल मतलब सिर्फ ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन कॉइल्ड कॉइल में क्या होता है, कॉइल्ड कॉइल में डबल बार कॉइल किया जाता है, ऐसे भी है और ऐसे भी है, करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे जाते समय भी कॉइल्ड है और ऐसे भी कॉइल्ड है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे डबल डबल कॉइल दिखती है हमें, इसलिए हम इसे कॉइल्ड कॉइल, दो बार कॉइल बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए, अगर आप अपने फॉर एग्जांपल आपके घर में माइक्रोवेव अवन, या फिर अगर आपके घर में हीटर होगा, या फिर इवन टोस्टर होगा, तो उसके अंदर आपको ऐसी कॉइल दिखती है अंदर। अगर आप उसके अंदर झांको तो, वैसे बहुत अंदर आपकी आंखें या आपके हाथ वगैरह मत डालना, दैट इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बस इतना ही बोलना था। तो कि उसके अंदर कॉइल होती है ऐसे टाइप की, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी कॉइल्ड कॉइल आपको दिख रही है इसके अंदर, करेक्ट। समझ में आ गई बात? अब ऑलवेज रिमेंबर, the unit of electric power 1 watt is very small unit, hence 1000 watt or 1 kilowatt is used as a unit to measure electricity. तो देखिए 1 watt तो बहुत ही छोटा सा यूनिट होता है, उससे कुछ नहीं होता, इसलिए 1000 वाट, 1000 वाट को हम 1 किलोवाट कहते हैं। जैसे 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहते हैं, वैसे 1000 वाट को 1 किलोवाट कहते हैं, और इसको हम इलेक्ट्रिक पावर के लिए मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि एसआई यूनिट तो है 1 वाट। Okay, now if 1 kilowatt power is used for 1 hour, it will mean 1 kilowatt multiplied by 1 hour of electrical energy is used. तो 1 घंटे के लिए तुमने 1 किलोवाट एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल पावर का इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब उसका होगा 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर, ठीक है। और ये इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू देखिए, 1 किलोवाट का वैल्यू होता है 1000 वाट, और 1 आवर के अंदर, अच्छा हम यहाँ पे एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो वाट होता है किलोवाट का एसआई यूनिट, और जो आर होता है, आर मतलब टाइम, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो भाई 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स, करेक्ट। 60 मिनट होते हैं 60 60 सेकेंड के, तो ये होता है 3600, ठीक है। सो 3600 सेकेंड, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3600, और उसके आगे 30, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं एज 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ वॉट सेकेंड, ठीक है। वॉट सेकेंड इसलिए क्योंकि वॉट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कर रहे हैं, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁶। समझ में आ गई बात? इजी है। चलिए, तो आज के सेशन में तो इतना ही। और नेक्स्ट सेशन में हम और भी कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत करने वाले हैं। सो आपके कोई भी डाउट्स है अभी के अभी पूछ लो। एनटीएससी के नोट्स चाहिए या बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। So thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. And this is my Instagram ID. And see you in the next session. Until then, bye bye. Take care and stay home, stay safe.